हेलो स्टूडेंट्स, ट्वेल्थ क्लास की केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। लेसन चल रहा है सॉल्यूशन और हमारा आज का टॉपिक है द्रव विलयन का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर इन लिक्विड सॉल्यूशंस। तो वाष्प दाब की बात करें हम तो वाष्प दाब सुनिए, निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में और किसी द्रव की सतह पर उस द्रव की वाष्प के द्वारा भाप के द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊं तो आप यूं समझिए, जैसे ये एक पात्र ले लेते हैं, इसमें कोई हमने लिक्विड भर लिया, कोई भी द्रव पदार्थ भर लिया, ठीक है। आप इसको गर्म करते हैं तो जैसे ही आप इसको गर्म करोगे तो एक निश्चित ताप पर और क्या होगा, आप इसको ऊपर से थोड़ा यूं यहां से बंद कर लीजिए, बंद करोगे, आप इसको गर्म करोगे, इस लिक्विड को ऊपर से बंद कर लीजिए तो निश्चित ताप पर, और ये जो द्रव है इस द्रव की ये सतह है, यहां से अणु भाप बनकर ऊपर की तरफ उठेंगे। भाप बन के अणु क्या होंगे, ये अणु मैं बना रहा हूं, ये अणु ऊपर की तरफ उठेंगे और फिर जो आपने बंद किया वहां से टकरा करके वापस इस लिक्विड की सतह पर एक दाब लगाएंगे। वो अणु जो वाष्प के रूप में ऊपर की तरफ उठे थे, वो अणु इस ऊपर वाली ढकी हुई सतह से टकरा करके वापस लिक्विड की सतह पर, द्रव की सतह पर और एक दाब लगाएंगे। उस दाब को वाष्प दाब कहा जाता है। तो याद रखना, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में, हाँ ये साम्य अवस्था, और सुन लीजिए, साम्य अवस्था यानी कि जितने गर्म करने पर जितने यहां से अणु भाप के रूप में उठ रहे हैं उतने ही अणुओं की यहां जो संघनन क्रिया हो रही है, जिससे ये वापस लिक्विड के रूप में बदल रहे हैं। आप जितना इसको टेम्परेचर दे रहे हो तो उतने टेम्परेचर के साथ और सतह से अणु हैं वो ऊपर की तरफ भाप के रूप में, वाष्प के रूप में उठ रहे हैं और सतह से जाकर ऊपर वाली सतह से जाकर के टकरा रहे हैं भाप के रूप में। और यहां भाप के जो आपके अणु हैं वो टकराएंगे तो वो संघनन क्रिया होगी और वापस द्रव में बदल जाएंगे। तो ये जो टेम्परेचर देने पर और वाष्पन की क्रिया और फिर संघनन की क्रिया बराबर हो जाती है, तापमान देने पर वाष्पन की क्रिया और संघनन की क्रिया जब बराबर हो जाती है तो उससे हम बोलते हैं साम्य अवस्था। उसे हम क्या बोलते हैं, साम्य अवस्था। तो याद रखना, एक निश्चित ताप पर साम्य अवस्था में और वाष्प के अणुओं द्वारा द्रव की सतह पर लगाया जाने वाला दाब वाष्प दाब कहलाता है। क्या कहलाता है, वाष्प दाब कहलाता है। इतनी सी बात आप याद रखना। और एक बात और याद रखना, एक मैं आपको डायग्राम के माध्यम से और समझाता हूं, वहां आपको समझ आएगी। जैसे हम आपके दो पात्र ले लेते हैं, दो पात्र, इस प्रकार से दो पात्र ले रहे हैं और इनमें इस प्रकार से भर देता हूं और दूसरा पात्र यहां इस प्रकार से यूं बना देता हूं और इसे भी अपने लिक्विड से भर देते हैं और इस प्रकार से यूं लगा देता हूं। अब क्या होगा, मैं तुम्हें समझाऊं कि इसमें तो हमने भर दिया है, मान लीजिए विलयन, क्या भरा है, विलयन, और इसमें हमने भर दिया है विलायक, क्या भरा है, विलायक। और अब क्या करेंगे, इन दोनों को, और ये जो सतह है ये नीचे वाली सतह है दोनों की, ठीक है ना। अब इन दोनों को जार से ढक देते हैं, दोनों को एक बैल जार से ढक देते हैं, दोनों को एक बैल जार से ढक देते हैं। अब सुनिए क्या होगा, आप इनको निश्चित टेम्परेचर पर गर्म कीजिए, ठीक है।
पहले थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कर दूं मैं। यहां विलयन है, आप जानते हो विलय और विलायक जब दोनों मिलते हैं तो विलयन बनता है। तो यहां तो इस लिक्विड में कुछ विलय पदार्थ भी मिलाया गया है। यहां मैंने विलायक लिखा है तो यहां विलायक शुद्ध है। कहने का अर्थ एक अकेला द्रव अर्थात पानी विलायक होता है। तो यहां तो मान लीजिए मैंने विलायक अर्थात यहां तो जल लिया है मैंने, यहां मैंने जल के अंदर मान लीजिए एक ऐसा पदार्थ मिला दिया है जो कि आपके भाप बनकर नहीं उड़ सकता। जैसे मैंने मान लीजिए नमक मिला दिया। क्या मिला दिया? नमक। आप जानते हो नमक अवाष्पशील विलेय पदार्थ होता है। वो पदार्थ जो विलयन में उपस्थित हो लेकिन गर्म करने पर और जो विलायक है उसके अणुओं के साथ भाप बनकर ऊपर की तरफ चला जाए तो मैं उसे तो बोलूंगा वाष्पशील विलेय पदार्थ। लेकिन नमक एक ऐसा विलेय पदार्थ है जो कि विलायक के अणुओं के साथ भाप बनकर उड़ता नहीं है, पात्र के अंदर ही बना रहता है। आप देखते हो ना, जब किसी सॉल्यूशन में मतलब जो नमक घुला हुआ है और आप उस सॉल्यूशन को गर्म करते हो तो उसमें से विलायक तो यानी पानी तो भाप बनकर उड़ जाता है और नीचे नमक जमा हो जाता है। तो नमक आपके विलायक के साथ ऊपर की तरफ भाप बनकर क्यों नहीं उड़ा? क्योंकि नमक क्या होता है? अवाष्पशील विलेय पदार्थ होता है। तो अवाष्पशील विलेय पदार्थ है वो कभी भी विलायक के साथ भाप बनकर उड़ता नहीं है, पात्र के अंदर रह जाता है। तो यहाँ विलयन में आप जानते हो दो कंटेंट होते हैं, विलेय और विलायक, फिर विलयन बनता है। तो यहाँ इसमें मतलब मैंने जैसे अवाष्पशील विलेय पदार्थ के रूप में मान लीजिए नमक मिला दिया था। यहां शुद्ध पानी है, ठीक है ना। और अब क्या करते हैं, मान लीजिए इनकी जो ऊपरी भाग है, ऊपरी सतह, वो मैं ये कह देता हूं प्रारंभिक सतह। प्रारंभिक सतह इनकी ये थी, ये मान लेता हूं मैं कि दोनों में मैंने इतनी ऊंचाई तक और वो पदार्थ करा था। तो इसे तो बोल दूंगा मैं प्रारंभिक सतह, प्रारंभिक सतह हो जाएगी। अब क्या करते हैं, अब हम इस पर टेम्परेचर देते हैं, इस पर भी टेम्परेचर देते हैं। तो सुनिए क्या होगा, ये विलायक है, इसमें विलेय पदार्थ नहीं है। तो यहां से जब इसको टेम्परेचर दोगे तो इसकी सतह से ये वाले जो विलायक के अणु हैं वो भाप बनकर के ऊपर की तरफ आएंगे, ऊपर की तरफ आएंगे और इस सतह से टकराएंगे, ठीक है ना। भाप बन के आएंगे, इस सतह से टकराएंगे, सतह से टकरा करके वापस संघनन क्रिया होगी और संघनन क्रिया होकर के वापस इस सतह पर नीचे की तरफ दाब लगाएंगे, नीचे की तरफ दाब लगाएंगे और वो दाब अधिक होगा इसकी तुलना में। विलयन की तुलना में विलायक के अणुओं को जब गर्म करते हैं तो उसमें जो आपके विलायक के अणु हैं उनके वाष्पन की दर भी अधिक होती है और वाष्पन की दर अधिक होने से संघनन क्रिया भी अधिक होगी और संघनन क्रिया अधिक होने से वापस विलायक की सतह पर दाब भी अधिक लगेगा। जबकि विलयन में क्या होता है, विलयन को आप गर्म करोगे तो इसमें एक पदार्थ मिला हुआ है विलेय पदार्थ और वो अवाष्पशील है, वो भाप बनकर उड़ता नहीं है। तो जैसे नमक, तो आप क्या करोगे, जैसे इसको गर्म करोगे तो यहाँ जो इसकी सतह है विलायक की, ठीक है ना, यहाँ विलायक है, विलायक में विलेय मिला हुआ है, टोटल विलयन हो गया। तो मैं यूं बोल दूं, इस विलयन की सतह पर और यहाँ जो अणु हैं उन अणुओं में विलेय पदार्थ के अणु अर्थात नमक के अणु आ जाते हैं। जैसे आप इस सॉल्यूशन को गर्म करते हो तो यहाँ घुले हुए जो नमक के कण हैं अर्थात विलेय पदार्थ के जो कण हैं वो कण इस ऊपरी सतह पर आ जाते हैं और ऊपरी सतह पर आ जाते हैं तो अब यहाँ से जो शुद्ध विलायक है, इसमें पानी है, वो भाप बनकर उड़ता नहीं है। उड़ता तो है लेकिन नगण्य, न के बराबर उड़ता है। यानी कहने का अर्थ वाष्पन क्रिया कम है और वाष्पन क्रिया कम होगी तो फिर संघनन क्रिया भी कम होगी, संघनन क्रिया कम होगी तो इसकी सतह पर वापस दाब कम लगेगा, वापस दाब कम लगेगा। तो दोबारा फिर सुन लीजिए, इस विलयन में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला हुआ है। जब आप इसको गर्म करते हो तो वो विलेय पदार्थ ऊपर की तरफ यहाँ आ जाता है और यहाँ आ जाता है तो वो विलायक को ऊपर की तरफ भाप बनकर जाने नहीं देता है, शुद्ध पानी को भाप बनकर के जाने नहीं देता है और फलस्वरूप वाष्पन क्रिया मंद हो जाती है। जब वाष्पन क्रिया मंद है तो संघनन क्रिया भी मंद होगी और संघनन क्रिया मंद हो रही है तो फिर ध्यान देना इसकी सतह पर वापस लगने वाला दाब भी कम हो जाएगा। तो यहाँ विलयन में तो वाष्प दाब हमेशा कम होता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर विलेय पदार्थ मिला होता है और विलेय पदार्थ भाप बनकर उड़ता नहीं है, वो यहाँ ऊपरी सतह पर आ जाता है, तो वो विलायक को भी ऊपर नहीं जाने देता। विलायक जब ऊपर नहीं जाएगा तो वाष्पन क्रिया मंद होगी, और वाष्पन क्रिया जब मंद होगी तो संघनन क्रिया भी मंद होगी, और संघनन क्रिया मंद हो जाने से आपके इस पूरे विलयन में जो सतह है उस सतह पर वाष्प दाब कम लगेगा। जबकि यहाँ तो अकेला शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक को जब आप गर्म करोगे तो शुद्ध विलायक के अणु वाष्प क्रिया तीव्र होगी, वाष्प क्रिया तीव्र होने से ऊपर जाकर टकराएंगे, ऊपर टकराते ही संघनन क्रिया होगी, संघनन क्रिया होने से वापस नीचे की तरफ आएंगे और वाष्प इस विलायक की सतह पर दाब लगाएगी, और वो दाब यहां अधिक होगा, यहां इस सॉल्यूशन वाले की तुलना में और सॉल्वेंट वाले में अधिक होगा। इस विलयन वाले की तुलना में इस विलायक का वाष्प दाब अधिक होगा, क्योंकि इसमें कोई विलेय पदार्थ नहीं मिला हुआ है। जबकि इसमें विलेय पदार्थ मिला हुआ है तो वो ऊपर की तरफ विलायक को जाने नहीं देता है, फलस्वरूप भाप नहीं बनती है। भाप जब कम बनेगी तो संघनन क्रिया भी कम होगी, तो वापस दाब भी कम लगेगा। इस प्रकार से आप थोड़ी सी बात ये याद रखना। और यहाँ इस प्रकार से कुछ बूंदें जमा हो जाती हैं, वो बूंदें हम ये बेलजार के अंदर की तरफ बूंदें दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ तो क्या होगा, हम यूं लिखेंगे यहाँ इस प्रकार से कि यहाँ इस वाले में, और यहाँ कर देता हूं यहाँ वाष्प दाब कम होगा, और यहां यूं कर देता हूं इस सतह पर, यहां वाष्प दाब अधिक होगा, वाष्प दाब क्या होगा, अधिक होगा। ये बात थोड़ी सी आप ध्यान में रखना। और एक बात याद रखना कि हम मान लेते हैं केमिस्ट्री में, मान लेते हैं कि ये जो शुद्ध विलायक है इसका वाष्प दाब, कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माना जाता है, मैं आपको समझाऊंगा राउल के नियम से। शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब यहां P नोट माना जाता है, P के ऊपर 0 लगा देना, P नोट। ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, विलायक है उसमें विलेय पदार्थ नहीं है तो ये शुद्ध विलायक हो गया। यहां विलायक तो है लेकिन उसमें विलेय पदार्थ घुला है, तो फिर यहाँ विलायक नहीं अकेला बल्कि उसमें विलेय भी घुला है, तो वो विलयन बन गया। और यहाँ तो अकेला जल है, विलायक है, और यहाँ विलेय और विलायक दोनों है तो विलयन बन गया। तो यहाँ वाले शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नोट, और यहाँ जो विलयन है उसका वाष्प दाब तो लिखूंगा विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, और विलयन का वाष्प दाब आप P से दर्शाना। तो अब क्या करोगे, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब अधिक होता है हमेशा, इसमें वाष्प से दाब अधिक लगता है, इसमें कम लगता है, तो इस ज्यादा वाले से कम वाले को घटा देना, ज्यादा वाले में से कम वाष्प दाब को घटा देना, वो आ जाएगा वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन। तो मैं क्या लिखूंगा, यहां लिखूंगा वाष्प दाब अवनमन, वाष्प दाब अवनमन, और इसमें क्या होगा P नोट माइनस P, ये व्यंजक आप याद रखना। वाष्प दाब अवनमन का व्यंजक क्या होता है, P नोट माइनस P। P नोट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब हमेशा अधिक होता है, यानी इसकी सतह पर दाब अधिक लगेगा और इसकी सतह पर दाब कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पर विलयन है यहाँ पर विलायक है। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P नोट और विलयन का वाष्प दाब P, और दोनों यानी ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दूं तो आ जाएगा वाष्प दाब अवनमन। तो इतनी सी बात आप याद रखना। तो अब हम यूं कह सकते हैं कि जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ युक्त विलयन, ये ऐसा विलयन है जिसमें अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला हुआ है, जब किसी अवाष्पशील विलेय पदार्थ वाले विलयन को गर्म किया जाता है तो उसका वाष्प दाब, तो उसका वाष्प दाब और शुद्ध विलायक को गर्म करने पर लगने वाले वाष्प दाब की तुलना में कम होता है, इसका कम होता है, और इन दोनों के अंतर को वाष्प दाब अवनमन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वाष्प दाब अवनमन कहा जाता है। और याद रखना, वाष्प दाब अवनमन और विलयन और विलायक में वाष्प दाब के प्रदर्शन को हमारे एग्जाम में ये डायग्राम में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा था कि विलयन और विलायक के वाष्प दाब को प्रदर्शित करने वाला और चित्र निरूपित कीजिए, चित्र बनाइए। तो हमें यह बनाना था
दो बीकर ले लीजिए, बीकर में एक में विलायक भरिए, एक में विलयन भरिए और ऊपर से बेलजार लगा दीजिए। बेलजार लगा करके फिर इनको या तो धूप में रख दीजिए या फिर हल्का गर्म कीजिए, तो आप पाओगे कि इन दोनों का जो वाष्प दाब है उसमें अंतर होगा और वाष्प दाब के अंतर को हम वाष्प दाब अवनमन बोलेंगे। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। राउल का नियम, और राउल का नियम कहीं कहीं राउले भी लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होना। राउले का नियम या राउल का नियम एक ही बात है। किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन और विलयन की सांद्रता के मध्य संबंध को राउल का नियम कहा जाता है। किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन और उस विलयन की सांद्रता के मध्य संबंध को राउल का नियम कहा जाता है। और राउल का नियम पहले हम पढ़े, इसमें दो कंडीशन है, तो पहली कंडीशन पढ़ते हैं। और पहली कंडीशन है वाष्पशील विलेय युक्त, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए, वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम, के लिए राउल का नियम, तो याद रखना। और एक इसमें आगे आएगा अवाष्पशील विलेय, वो हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ये वाला तो कौन सा है, वाष्पशील विलेय युक्त, और हमारे एग्जाम में आया था अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम, वो हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है 2 नंबर वाले में, तो ध्यान में रखना। तो पहले हम पढ़ते हैं वाष्पशील विलेय युक्त। समझ गए क्या? आपने सॉल्यूशन बनाया था, उस सॉल्यूशन में विलेय तो मिलाया होगा तभी सॉल्यूशन बना होगा, यानी विलायक में आपने विलेय मिलाया तभी विलयन बना। तो उस विलायक में आप ऐसा विलेय मिला रहे हो जो विलेय गर्म करने पर विलायक के साथ साथ भाप बनकर उड़ जाए, बाहर निकल जाए। जैसे आपने जल लिया, जल तो विलायक हो गया और उसमें आपने ऐसा पदार्थ मिला दिया ऊपर से जो कि भाप बनकर उड़ जाए। जैसे आपने जल में बेंजीन मिला दी, बेंजीन, आप जल को गर्म करोगे तो बेंजीन जल के साथ ही गर्म होगी, और जैसे जैसे जल भाप बनकर उड़ेगा तो बेंजीन भी साथ साथ उड़ती रहेगी। तो बेंजीन कौन हुआ, वाष्पशील विलेय। बेंजीन कौन हो गया, वाष्पशील विलेय। आप नमक मिलाते हो लेकिन गर्म करते हो सॉल्यूशन को, तो नमक तो नीचे पेंदे में जमा हो जाता है, सिर्फ जो जल है वो भाप बनकर उड़ता है, तो नमक कौन हो गया, अवाष्पशील विलेय। तो नमक तो अवाष्पशील विलेय है, और मैंने बेंजीन बताई पानी में डालकर गर्म कर रहे हो तो पानी भी भाप बनकर उड़ता है और बेंजीन भी भाप बनकर उड़ती है, तो वो बेंजीन वाष्पशील विलेय हो गई, वाष्पशील विलेय। तो ऐसे वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउल का नियम हम ज्ञात करते हैं। तो वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए और राउल का नियम था, उसे हम लिखेंगे तो इन्वर्टेड कोमा में आप उस नियम को लिखोगे। उसके अनुसार निश्चित ताप पर, टेम्परेचर आपको निश्चित लेना है इन दोनों कंडीशन में, निश्चित ताप पर वाष्पशील विलेय युक्त विलयन में, निश्चित ताप पर वाष्पशील विलेय युक्त विलयन में प्रत्येक घटक, जो घटक आप ऊपर से मिला रहे हो, जैसे बेंजीन मिला दिया, कोई अन्य पदार्थ और मिला दिया जो भाप बनकर उड़ने वाला हो, तो वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए या विलयन में प्रत्येक घटक का आंशिक दाब उन घटकों के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। प्रत्येक जो घटक आप इसमें मिला रहे हो उन घटकों का आंशिक दाब और उस सॉल्यूशन में जो घटक आपने मिलाए थे उन घटकों के अंश आपके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। वाष्पशील विलेय युक्त विलयन में जो आपने घटक मिलाए उन घटकों का आंशिक दाब और उन्हीं घटकों के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये मोल भिन्न कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा एक अंकित प्रश्न के माध्यम से, फिर आपको मोल भिन्न वाली कंसेप्ट समझ आ जाएगी कि मोल भिन्न कैसे निकालते हैं। तो पहले आप ध्यान में रखना, निश्चित ताप पर वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए प्रत्येक घटक का आंशिक दाब और उस सॉल्यूशन में और प्रत्येक घटक के मोल भिन्न के समानुपाती होता है। इतनी सी सामान्य बात आप याद रखना, और मोल भिन्न मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से और यहां बताऊंगा, समझाऊंगा। तो हम पहले इसको पढ़ते हैं, इसकी बात करते हैं। तो हम बात करते हैं, माना एक विलयन में, मान लीजिए एक विलयन में दो घटक हैं,
ए तथा बी, आपने एक विलयन में दो घटक घोले थे, अर्थात आपने पहले विलायक लिया, विलायक में ए और बी घोल दिया, और ए और बी ऐसे हैं कि आप जब उस विलायक को गर्म करते हो तो ये ए और बी भी उस विलायक के साथ भाप बनकर बाहर निकल जाते हैं, अर्थात ये वाष्पशील हैं, ये वाष्पशील विलेय पदार्थ हैं जो उस विलायक के साथ चले जाते हैं। तो विलयन में माना दो घटक ए तथा बी घुले हुए हैं, ये घुले हुए हैं, और इन घटकों का आंशिक दाब, इन घटकों का आंशिक दाब क्या होगा? इन घटकों का आंशिक दाब यानी जो पार्शियल प्रेशर है, आंशिक दाब है, वो मैं कह देता हूं पी ए तथा पी बी होगा। इनका पार्शियल प्रेशर पी ए तथा पी बी होगा, जबकि इनके मोल भिन्न, जबकि इनके मोल भिन्न यानी ए और बी के मोल भिन्न। ए और बी तो आपने पानी में घोले हैं, विलायक में घोले हैं, और ए और बी के आंशिक दाब तो पी और पी बी हो गए, और ए और बी के मोल भिन्न है वो हो गए एक्स ए तथा एक्स बी, एक्स ए तथा एक्स बी हो गए। तो अब राउल के नियमानुसार घटक का आंशिक दाब मोल भिन्न के समानुपाती होता है। निश्चित ताप पर विलयन में प्रत्येक घटक ये है, प्रत्येक घटक ए और बी का आंशिक दाब पी ए और पी बी है, तो यह आंशिक दाब उनके मोल भिन्न एक्स ए और एक्स बी के समानुपाती होता है, ऐसा हमने पढ़ा। तो राउल के नियमानुसार इसी को बना लेंगे, आंशिक दाब यानी पहले घटक का आंशिक दाब उसके मोल भिन्न के समानुपाती होगा। तो पहले इसको हल कर देते हैं। आप पी ए बता चुका हूं, पी ए क्या है? उस सॉल्यूशन में जो घटक ए था उसका आंशिक दाब है पी ए, ठीक है ना, और एक्स ए उस घटक का उस सॉल्यूशन में मोल भिन्न है, और समानुपाती होता है राउल के नियमानुसार। समानुपाती हटाऊंगा तो यहां आ जाएगा पी ए नोट आ जाएगा, समानुपाती हटने के स्थान पर आ रहा है, और आगे एक्स ए वो सेम का सेम लगा देंगे। तो आप कहोगे कि ये पी ए नोट ये क्या है? ये शुद्ध अवस्था में उस घटक का जो आपने ऊपर से मिलाया था उस घटक का वाष्प दाब है। ये तो पी ए क्या है? पी ए तो उस घटक का आंशिक दाब, पी ए नोट क्या है? उस घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब, और एक्स ए क्या है? उस घटक का यानी ए वाले घटक का मोल भिन्न। तो ये हमारी एक प्रकार से रिएक्शन एक बन गई। अब दूसरी हम पी बी और एक्स बी को हल करते हैं, तो यहां लिखता हूं पी बी समानुपाती एक्स बी, और हटाएंगे निशान तो पी बी बराबर और पी बी नॉट और एक्स बी आ जाएगा। ये पी बी क्या है? उस घटक का आंशिक दाब है जो आपने सॉल्यूशन में मिलाया है, और पी बी नॉट क्या है? उस घटक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है जो आपने ऊपर से मिलाया है। एक्स बी क्या है? उस घटक का जो आपने ऊपर से मिलाया है उसका मोल भिन्न है। तो ये हमारा आपके सेकंड रिएक्शन हो गया। अब हम जानते हैं कि कोई सॉल्यूशन का कुल दाब, किसी विलयन का कुल दाब उसमें जो उपस्थित घटक है उन घटकों के योग के बराबर होता है। तो विलयन का कुल दाब P बराबर उसमें उपस्थित घटक अर्थात मतलब आंशिक दाब और मोल भिन्न है उनके योग के बराबर होता है। तो वो हो जाएगा, आप याद रखना, पहले बोलूंगा पी ए प्लस पी बी उनके आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। किसी विलयन का कुल प्रेशर, कुल दाब उस विलयन में उपस्थित घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। तो अब क्या करेंगे? ये समीकरण नंबर 3 कर देंगे। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 3 में आप पी ए और पी बी है उनकी वैल्यू रख लीजिए, पी ए और पी बी की वैल्यू आप रख लीजिए। तो आप क्या करोगे? यहां P लगा लेता हूं, और पी ए की मेरे पास वैल्यू कौन सी है? ये आ जाएगी पी ए नॉट एक्स ए, और बी वाली की वैल्यू कौन सी है? पी बी की ये है, तो आ जाएगी पी बी नॉट एक्स बी आ जाएगी, ठीक है ना। ये हमारे पास ये बन गई। और अब हम
एक बात पढ़ेंगे आगे। वो बात ये होगी कि किसी भी सॉल्यूशन में और जो घटक होते हैं उन घटकों के मोल भिन्न होते हैं। मोल भिन्न का योग हमेशा इकाई होता है। किसी भी घटक में आप ऊपर से कुछ विलय मिला रहे हो, उन विलय के आप मोल भिन्न ज्ञात कर रहे हो और उन मोल भिन्न का जब आप योग करोगे तो उस सॉल्यूशन में उन मोल भिन्न का योग इकाई प्राप्त होगा। मैं आपको यूं समझाता हूं, जैसे एक आपने विलायक पदार्थ लिया, यानी जल आपने ले लिया। जल में आपने कुछ मात्रा में N2 गैस मिला दी, कुछ मात्रा में आपने O2 गैस मिला दी और वो दोनों मिक्स हो गई। और मैं आपसे पूछूं कि इस सॉल्यूशन में N2 और O2 के मोल भिन्न ज्ञात कीजिए, तो पहले आपको N2 और O2 के मोल ज्ञात करने पड़ेंगे। मोल ज्ञात करने के बाद ही आप मोल भिन्न ज्ञात कर पाते हो। मोल क्या होता है? पदार्थ का भार बटे में अणुभार। मोल क्या होता है? किसी पदार्थ का भार जो आपको दिया वो पदार्थ और बटे में उसी का अणुभार, मोल आ जाता है और मोल से फिर मोल भिन्न निकलते हैं। और मोल भिन्न आप निकाल लोगे तो आपको मैं एक्सपेरिमेंट से यहां बताऊंगा, एक अंकित प्रश्न बताऊंगा। आप देखना कि मोल से पहले मोल भिन्न निकलेंगे, ठीक है ना? मोल से क्या निकलेंगे? मोल भिन्न। और मोल भिन्न का जब आप योग करोगे तो किसी भी सॉल्यूशन में घटकों के मोल भिन्न का योग हमेशा एक प्राप्त होता है, इकाई प्राप्त होता है। तो यहां देखिए उस सॉल्यूशन में घटक जो हैं A और B, इनके मोल भिन्न XA और XB है। तो आप XA और XB का जब योग करोगे तो वो इकाई प्राप्त होगा। तो दिए गए विलयन में घटक A और B के मोल भिन्न XA और XB का योग इकाई होता है। तो आप इस प्रकार से घटकों का योग, यहां मोल भिन्न का योग कर लोगे वो इकाई होगा। और यहां आप x बराबर निकाल लीजिए, XA बराबर 1 माइनस XB हो जाएगा। इसे आप समीकरण नंबर 4 कर दीजिए। अब आप क्या करोगे? समीकरण 4 से XA का मान समीकरण आपके इस वाले समीकरण में, चलो मैं 4 इसे कर देता हूं, 4 इसे कर देता हूं, इसको 5 कर देता हूं। आप क्या करोगे? जो हमने जोड़ किया था कुल आपके घटकों का, कि कुल दाब का जोड़ किया था, वो जोड़ वाले में ये रखा। तो यहां जो आप XA देख रहे हो, इस XA के स्थान पर इस XA की वैल्यू रख देंगे। तो ये इसमें रखूं तो क्या बनेगा? P बराबर PA नॉट, और यहां ब्रैकेट लगाऊंगा और यहां आ जाएगा 1 माइनस XB। किस? इस XA के स्थान पर, इस XA के स्थान पर ये XA 1 माइनस XB मैंने वैल्यू रख दी। और आगे ये प्लस का निशान लगा दूंगा। PB नॉट XB। और आप जब इसको लिखोगे आप तो कैसे बनेगा? तो ये आप हल करोगे तो ये बन जाएगा P बराबर PA नॉट प्लस ये हो जाएगा XB, और इधर से ये हो जाएगा कोष्ठक में ब्रैकेट में हो जाएगा PB नॉट और माइनस PA नॉट, PB नॉट और माइनस PA नॉट। इसी समीकरण को मैंने यहां लिखा है P इजिकल टू PA नॉट प्लस मैंने इसको कर लिया XB और ब्रैकेट में आ गया PB नॉट माइनस PA नॉट। ये हमारे राउल के नियम के लिए वाष्पशील विलय युक्त विलयन के राउल के नियम का समीकरण प्राप्त हुआ है। वाष्पशील विलय युक्त विलयन के राउल के नियम का समीकरण, ऐसा समीकरण अवाष्पशील के लिए और प्राप्त करते हैं और वो हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा, ऐसी बात नहीं है, समझ आ जाएगा, आसान है।